बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। दावत में तो तुम बेनफ्से नफीस मौजूद थे और दो ऐसे अफराद के साथ थे जो पुलिस की नज़र में इंतहाई मशकूक ठहर चुके हैं। मिस्टर हिंग, तुम्हारी जान आसानी से छूटने वाली नहीं। वो एक लम्हे सोचने के बाद बोला, अगर कोई मेरा सेल इस्तेमाल कर सकता है तो वो मेरे मेकअप में दावत में भी जा सकता है। ये नामुमकिन तो नहीं। इसकी बात खासी वजन वाली थी। मैंने तायद करते हुए कहा, हाँ ये नामुमकिन तो नहीं, मगर इस सूरत में तुम्हारा एक दुश्मन जन्म लेता है जो तुम्हारी सूरत बनाकर दावत पहुंचता है और मुजरिमों के लिए वो तुम्हारी ही मोबाइल फोन से मेज रिजर्व कराता है। मेरा कोई दुश्मन जन्म लेता है या मर जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है वजदान? वो ठहरी हुई आवाज में बोला, जहां इंसान के 10 दोस्त होते हैं वहां एक आध दुश्मन भी हो सकता है। मेरे लिए ये शख्स एक अजनबी मुजरिम होगा। बहरहाल मैंने गुफ्तगू को मुख्तसर करते हुए कहा, तुम्हें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। हमारे लपेटे में आकर तुम भी रगड़े न जाना। वो कंधे उचकाते हुए बोला, मुझे इस खेल के अंजाम की परवाह नहीं। वैसे मैंने एहतियात के सिलसिले में इंतजाम कर दिया है। आज का दिन तो मैं मैनहट्टन बल्कि न्यूयॉर्क ही में नहीं हूँ। तुम क्या कहना चाह रहे हो? इसकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। वो बताने लगा, कल और आज के अखबारात की खबरें पढ़कर और सुबह तुम्हारा फोन सुनने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में एक अहम फैसला किया था। तुम्हारे कागजात वगैरह के बारे में मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। मैंने घर से रवाना होते वक्त अपने मुलाजिम से कह दिया था कि आज का दिन मैं चाइना टाउन से बाहर बहुत मसरूफ गुजारूंगा और ऐन मुमकिन है मैं न्यू जर्सी का भी चक्कर फेरा लगा लूं। इम्कानी बात मैंने दानिस्ता कही थी ताकि हालातों वाकयात को देखते हुए इसमें जरूरी तब्दीली की जा सके। वैसे मैंने सोचा था आज तुम्हें न्यू जर्सी पहुंचा ही दूंगा। इस सिलसिले में मैंने वहां तुम लोगों की रिहाइश का बंदोबस्त भी कर दिया था। मिस्टर हिंग, मैंने कता कलामी करते हुए कहा, तुम्हारी गुफ्तगू में था की तकरार से तो यूँ महसूस होता है जैसे तुमने ये इरादा तर्क कर दिया हो। तर्क तो नहीं किया, लेकिन मौजूदा सूरत हाल का तकाजा ये है कि इस सिलसिले में पहले तुम्हारी राय जान लो। वो गहरी संजीदगी से बोला, तुम्हारी तरफ आते हुए मैंने एजेंट से सरसरी सी बात की थी। फाइनल मैं कल करूंगा। अब तुम मुझे बताओ, एक आदमी का काम करना है या दोनों का? मैं हिंग के तजब्जब को समझ गया। वसीम ने जिस किस्म के रवैये का मुजाहरा किया था और इसकी फैमिली के हवाले से जो बातें सामने आई थी, इनके पेशे नजर वो हिचकिचाहट में पड़ गया था। लेकिन मेरा जहन वसीम के मामले को बहुत दूर तक देख चुका था। मैंने यकीनी लहजे में कहा, मिस्टर हिंग, काम तो दोनों ही का होगा। मैं अपना नाम राजर मुंतखब कर चुका हूँ। कागजात के मुताबिक मैं अमरीकी यहूदी होऊंगा, जबकि वसीम की डॉक्यूमेंटेशन सलमान के नाम से होगी। एक ऐसा पाकिस्तानी जो तवील अरसा अमरीका में रहने के बाद मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद बिल आखिर अमरीकी शहरियत हासिल करने में कामयाब हो जाता है। हमारा एड्रेस और काम की नोयत तुम अपनी मर्जी से रख सकते हो। ठीक है, यही फाइनल तय हो गया। वो फैसला कुन लहजे में बोला, मैं कल एजेंट से मिलकर काम के डन होने का बता देता हूँ। वो बहुत चलता पुर्जा किस्म का बंदा है। मुझे उम्मीद है 2 दिन में तुम लोगों के तमाम जरूरी कागजात तैयार होकर मुझ तक पहुंच जाएंगे। ऐसा हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होगी। मैंने एक तवील सांस खारिज करते हुए कहा, मेरे जहन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। हम अमेरिका के अंदर और अमेरिका से बाहर बआसानी मूव कर सकेंगे। मैं तो पहली फुर्सत में इसराइल जाना चाहूंगा। तुम्हारे इरादे से तो यही जाहिर होता है कि तुम अकेले ही इसराइल जाने का फैसला कर चुके हो। हिंग ने टटोलने वाले अंदाज में कहा। मैंने कुन आंखों से वसीम को देखा और सरसरी अंदाज में कहा, ये कोई हतमी बात नहीं। मैंने तो ऐसे ही एक बात की है। असल फैसला तो कागजात बन जाने के बाद होगा। फिर मैंने इससे पूछ लिया, तुम्हें इन कागजात की तैयारी के सिलसिले में क्या क्या चाहिए होगा? तुम लोगों के फोटोग्राफ्स, फिंगरप्रिंट्स और मखसूस मुकामात पर तुम्हारे दस्तखत। इसने जवाब दिया, न्यू जर्सी रवाना होने से पहले ये काम निपटाना होगा। मैं फोटोग्राफी का तमाम जरूरी सामान साथ ले आया हूँ। मेकअप के लवाजमात मैसेंजर 21 से खरीद लिए हैं। बस अब एक महफूज ठिकाने पर बैठकर तुम्हारा वो मेकअप करना होगा जिस शनाख्त के मुताबिक तुम्हारे कागजात तैयार करवाए जाएंगे। मिस्टर, हेयर स्टाइल का मरहला तय हो चुका। मेकअप करते हुए मैं इस बात का खास तौर पर ख्याल रखूंगा कि तुम्हारे चेहरों की मामूली टचिंग से काम चलाया जाए ताकि 10-15 मिनट में तुम खुद भी बेदिक्कत जरूरत ये काम कर सको। मेकअप के बाद मैं तुम्हारे फोटोग्राफ्स बनाऊंगा और वहीं पर मजकूरा एजेंट को भी बुलवाऊंगा। वो अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के
बाद चला जाएगा। इसकी बात खत्म हुई तो मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, मिस्टर हिंग, मैं महसूस कर रहा हूँ न्यू जर्सी रवाना होने से पहले तुम हमें जिस महफूज ठिकाने पर ले जाने वाले हो वो चाइना टाउन में तो नहीं। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। वो तायद में सर हिलाते हुए बोला, हम यहाँ से उठने के बाद सीधे ट्राइबीका जाएंगे। ट्राइबीका चाइना टाउन से ज्यादा दूर नहीं, बस मशरक और मगरब की सिमत का फर्क है। मैनहट्टन के दोनों इलाकों को कैनाल स्ट्रीट आपस में मिलाती है। ट्राइबीका में मेरा एक महफूज ठिकाना है जहाँ राजदारी के साथ हम अपना काम निपटा सकते हैं। इसके बाद हम हॉलैंड टनल के जरिए दरियाए हडसन को क्रॉस करेंगे और यूएस इंटरस्टेट 78 पकड़कर सीधे न्यू जर्सी के इलाके में जर्सी सिटी पहुंच जाएंगे। मैंने अपने जिस फोटो स्टूडियो का जिक्र किया है वो जर्सी सिटी ही में वाक़या है। हॉलैंड टनल के जरिए सफर तुम्हारे लिए अजीब तजर्बा होगा। इसके बाद विंग हिंग हमें मैनहट्टन में ब्रिज और लिटल के बारे में बताने लगा जो मैनहट्टन को गिरदो नवा के इलाकों से मिलाते थे। वसीम इस सारी गुफ्तगू के दौरान में खामोश बैठा है, हमें सुन रहा था। हम खामोश हुए तो वो तशवीश भरे अंदाज में बोला, मैं अपने अपार्टमेंट से निकलते वक्त सिर्फ बटवा हिला सका। मेरा पासपोर्ट और दीगर जरूरी कागजात इधर ही रह गए हैं। इससे कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? अव्वल तो किसी गड़बड़ के इम्कानात नहीं है, मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा। तुम 1-2 दिन में वसीम से सलमान बनने वाले हो। वसीम वाला पासपोर्ट और दीगर कागजात तुम्हारे लिए बेकार है। मैं एक लम्हे को मुतवक्किफ हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, अब ये तो हो नहीं सकता कि पुलिस तुम्हारी तलाश में अमेरिका से पाकिस्तान तक का सफर करे और ख्वाह मुख्वाह तुम्हारी फैमिली को परेशानी करती फिरे। वैसे इन्हें सिर्फ वजदान की तलाश है। तुम मुझे पनाह देने के गुनाहगार हो। वो तुम्हारी खातिर इतना कष्ट नहीं उठाएंगे। इस किस्म के मंसूबा जाती प्रोग्राम वो एमल कांसी जैसे अहम अफराद के लिए चलाते हैं। मेरी इस तसल्ली से वो कदरे मुतमिन दिखाई देने लगा। विंग हिंग ने इससे पूछा, कैब तुम्हारी अपनी थी या किराए की? अपनी कहाँ भाई? वसीम ने सरसरी अंदाज में कहा, किराए की थी। मेरे दोस्त नवीद ने अपनी गारंटी पर मुझे दिलाई थी। अब वो वापस आएगा तो इस बेचारे के लिए भी अपने अच्छे खासे मसाइल उठ खड़े होंगे। मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम अंदेशा दूर दराज से अपने जहन को मत परेशान करो। ऐसी बात नहीं कि वसीम कोई बुज़दिल शख्स था। मैं इसकी बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा खुद अपनी आंखों से देख चुका था। बस मौजूदा सूरत हाल ने इसे जहनी तौर पर उलझा कर रख दिया था। मुझे यकीन था कुछ दिन बाद वो इस कैफियत से निकल आएगा। हम लगभग 4 बजे हम पाम कोर्ट से निकल आए। बाहर हमारे लिए खतरा अगरचे कम हो गया था मगर बिल्कुल खत्म नहीं हुआ था। असल मरहला होटल से गाड़ी तक पहुंचने का था। एक मरतबा हम टेंटेड ग्लासेस वाली स्लेटी गाड़ी के अंदर पहुंच जाते तो फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं थी। टेंटेड ग्लासेस की बदौलत बाहर वाले हमें गाड़ी में बैठे हुए नहीं देख सकते थे, जबकि ये सहूलत हमें मैसर रहती। इनकी मजकूरा गाड़ी विडाल सासोन के सामने नजदीक खड़ी थी जो होटल प्लाजा से ज्यादा दूर नहीं था। हम यके बाद दीगरे थोड़ा फासला रखकर स्ट्रीट 59 पर चलते हुए 5th एवेन्यू की तरफ चले आए, फिर विडाल सासोन की जानब बढ़ गए। ठीक 10 मिनट बाद स्लेटी गाड़ी 5th एवेन्यू पर शुमाल से जनूब की सिमत दौड़ रही थी। वाशिंगटन स्क्वायर पहुंचने के बाद हमने 6th एवेन्यू पकड़ ली। ये एवेन्यू ऑफ अमेरिका कहलाती है और कैनाल स्ट्रीट को क्रॉस करने के बाद चर्च स्ट्रीट में दाखिल हो जाती है। हमने कैनाल स्ट्रीट पर पहुंचकर एवेन्यू ऑफ अमेरिका को छोड़ दिया और ट्राइबीका में दाखिल हो गए। ट्राइबीका को अमूमन ट्राइबीका लिखा जाता है, यानी ट्राइएंगल बेलो कैनाल। ये मैनहट्टन का साफ, शफाफ और खासा महंगा हिस्सा है। विंग का ठिकाना वाशिंगटन मार्केट पार्क के नजदीक था। हम अपार्टमेंट के अंदर पहुंचे और विंग हिंग ने हमारे चेहरों पर काम शुरू कर दिया। इससे पहले वो इस एजेंट को फोन कर चुका था जो भारी मुआवजे पर हमारे कागजात तैयार करवाने वाला था। इस मुफीद शख्स का नाम जोनी था। जोनी ने 6 बजे हमारे पास पहुंचने का वादा किया था। विंग हिंग ने मेकअप का काम खत्म करने के बाद हमारा एक मुख्तसर सा फोटो सेशन भी कर डाला। किसी भी अच्छे फोटोग्राफर के लिए आइस्ट माइंड होना बहुत जरूरी है। हिंग एक मुकम्मल आर्टिस्ट था। इसने हमारे हुलियों की तब्दीली के लिए मेकअप की जो टेक्निक अपनाई वो निहायत ही आसान और फौरी थी। हम 10-15 मिनट तरफ करके आसानी इस मरहले से गुजर सकते थे। इस सिलसिले में हिंग ने कुछ सूदमंद टिप्स भी दी। 5 बजे तक हम जरूरी कामों से फारग हो चुके थे। अब सिर्फ जोनी का इंतजार था। वो अपना काम निपटाकर चला जाता तो हम बाहर निकलते। इसके बाद हमें हिंग के साथ न्यू जर्सी की तरफ जाना था। लगभग 5:30 बजे फोन की घंटी बाज उठी। हिंग के इस अपार्टमेंट में टेलीफोन मौजूद था और यहीं से हिंग ने जोनी को फोन किया था। हिंग ने दूसरी घंटी पर रिसीवर उठा लिया। मैं नहीं जानता दूसरी तरफ कौन था, ताहम हिंग के चेहरे से तासरात को देखकर मैंने अंदाजा लगा लिया कि कोई गड़बड़ है। ठीक है और हूँ हाँ करने के बाद हिंग ने रिसीवर ग्रेडल कर दिया। मैंने फौरन पूछ लिया, हिंग किसका फोन था? मिस्टर जोनी की कॉल थी। अब खैरियत तो है ना? मैंने तशवीश भरे लहजे में इस्तफसार किया। हाँ खैरियत
ही है, वो कुछ सोचते हुए बोला। मैंने कहा, हिंग तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। कुछ खास नहीं। इसने कंधे उचकाए। जॉनी को एक इमरजेंसी पेश आ गई, वो अब कल सुबह ही आएगा। क्या अमेरिका के एजेंट भी इस किस्म की वादा खिलाफियां करते हैं? जॉनी का प्रॉब्लम जेन्युइन है, हिंग ने संजीदा लहजे में कहा। अब तुम लोग कल ही न्यू जर्सी रवाना हो सकोगे। मैंने किसी फौरी ख्याल के तहत इस्तफसार किया, ये मिस्टर जॉनी भरोसे का बंदा तो है ना? 100% भरोसे का है, वो कतई लहजे में बोला। मैं इससे पहले भी कई मर्तबा काम ले चुका हूँ, ये अपने काम का माहिर है। इसने आज तक मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। मैं मुतमिन हो गया तब तो ठीक है। वसीम ने कहा, एक अच्छी बात ये है कि हमारी सूरत तब्दील हो चुकी है, अब हम आजादी और बेफिक्री से बाहर घूम फिर सकते हैं। जरूर जरूर, हिंग ने इस बात में गर्दन हिलाई। हम थोड़ी देर बाद अपार्टमेंट से निकलते ही कुछ खाएं पियेंगे, फिर मैं तुम लोगों से रुखसत होकर चाइना टाउन की तरफ निकल जाऊंगा। ओह, मैंने एक गहरी सांस ली। इसका मतलब है हम आज की रात इस अपार्टमेंट पर तुम्हारे बगैर गुजारेंगे? हाँ, इसने ठहरे हुए लहजे में कहा। फिर पूछा, तुम कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसे ही एक बात कह दी थी। हिंग ने कहा, मैं ये गाड़ी तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। ट्राइबेका से चाइना टाउन ज्यादा दूर नहीं, मैं टैक्सी पकड़कर चला जाऊंगा और सुबह मिस्टर जॉनी की आमद से कबल तुम्हारे पास होऊंगा। इस अपार्टमेंट में तुम लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओह श्योर, मैंने असबाद में गर्दन हिलाई। वो बोला, जॉनी सुबह 9 बजे यहाँ पहुँचेगा, मैं 8:30 बजे तक आ जाऊंगा। मैंने पूछा, जॉनी को अचानक क्या इमरजेंसी पेश आ गई? 2 रोज बाद इसकी बीवी के वलादत होने वाली थी। हिंग ने बताया, इसके केस में कोई पेचीदगी पैदा हो गई है। अभी 7 बजे हंगामी बुनियाद पर इसका ऑपरेशन किया जा रहा है। जच्चा और बच्चा की सलामती के लिए डॉक्टरों के पैनल ने फौरी ऑपरेशन का फैसला दिया है और जॉनी इस फैसले को मानने पर मजबूर है। वो इस वक्त अस्पताल में अपनी बीवी के पास है। फिर तो मजबूरी है, मैंने आम से लहजे में कहा। हिंग बोला, एक रात ताखीर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तुम्हारे हुलियों को इस सफाई से बदला है कि मैनहट्टन में अब तुम्हारे लिए खतरे वाली कोई बात नहीं रही। तुम दोनों पर रिलैक्स अंदाज में वक्त गुजार सकते हो। वसीम ने कहा, वैसे एक बात है। कौन सी बात? हमने बेयक वक्त पूछा। हमने वसीम की बात नहीं काटी थी। दरअसल इसने एक मुख्तसर जुमला बोलने के बाद खुद ही वक्फा दे दिया था। हम बेयक जुबान बड़ी सूरत से मुस्तफर हुए तो वो कदरे खज्जल हो गया। फिर तामल करते हुए बोला, मिस्टर जॉनी का बच्चा बहुत लकी है। क्या तुम इतनी देर से इसलिए खामोश बैठे थे कि जॉनी के आने वाले बच्चे के जायचे पर गौर फिक्र कर रहे थे? मैंने वसीम की आंखों में देखते हुए शौकी से पूछा। मैंने इसका जायचा तो नहीं बनाया, मगर ये काम मैं कर सकता हूँ। रियली? हिंग ने हैरत से आंखें फैलाई। क्या तुम्हें हॉरोस्कोप बनाना आता है? वसीम ने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तफाक किया। मैं यही समझा कि वो कोई संजीदा मजाक करने के मूड में है। अगर तुमने आने वाले बच्चे के सितारों पर कमांड नहीं डाली तो फिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो बहुत लकी है? मैंने बेयकीनी के से अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। भाई सीधी सी बात है, वो समझाने वाले अंदाज में बोला। थोड़ी देर बाद वो बच्चा इस दुनिया में आंख खोलने वाला है और मिस्टर जॉनी ने मिस्टर हिंग से $50,000 की एक डील की है। ये इस बच्चे का नसीब ही हुआ ना। वेल सेड, वेल सेड। हिंग ने बड़ी शिद्दत से इस बात में गर्दन हिलाई। मिस्टर वसीम, तुमने बड़ी गहरी बात की है। फिर पूछा, क्या तुम वाकई हॉरोस्कोप का इल्म जानते हो? हाँ, मैंने अपने एक दोस्त से ये इल्म सीखा है, वसीम ने संजीदगी से बताया। ठीक है, मैं कल तुम्हें अपने कवायफ नोट करवा दूंगा। हिंग ने गहरी दिलचस्पी लेते हुए कहा। तुम वहाँ न्यू जर्सी में बैठकर मेरे हॉरोस्कोप पर काम करना। मुबारक हो मुस्तकबिल के एस्ट्रोलॉजिस्ट साहब, मैंने ताली बजाते हुए कहा। कल से तुम प्रोफेसर सलमान हुए। शायद तुम एस्ट्रोलॉजी वाली मेरी बात को मजाक समझ रहे हो। नहीं यार, तुमने कहा और मैंने यकीन कर लिया। मैंने कहा, मिस्टर हिंग के जायचे से फारग हो जाओ तो मेरे सितारों की चाल भी देख लेना। मुझे बताओ साहिल कब मिलेगी? आखिरी जुमला अदा करते हुए मेरी आवाज बर्रा गई। इस जुमले से इस डूबने वाले शख्स का करब झलकता था जो बीच समंदर में नाकाम हाथ पांव मारते हुए सोच रहा हो कि इसका साहिल इसे कब मिलेगा। मैं अपनी साहिल के हसूल के लिए दिन रात हाथ पांव को मसरूफ रखते हुए था, मगर मेरी हर कोशिश आखिरी मरहले में नाकाम हो जाती थी। मैं साहिल को हासिल करते करते खो बैठता था। कदीर की ये आंख मचोली काफी अरसे से जारी थी और मैं नहीं जानता था कब तक जारी रहेगी। जिस तरह डूबता हुआ शख्स तिनके को भी सहारा समझ लेता है, बिल्कुल इसी तरह पे दर पे नाकामयाबी की वजह से वो जुमला मेरे मुंह से निकल गया था कि सितारों की चाल के मुताबिक मैं कब साहिल को हासिल कर
कर सकूंगा। मायूसी एक बहुत बड़ा गुनाह है क्योंकि ये मनफी सोच को जन्म देती है। मैं जिंदगी में कभी मायूस नहीं हुआ, मगर साहिल की जुदाई भी कभी मुझे इस कैफियत में मुब्तला कर देती थी। ये दर हकीकत ये मायूसी नहीं बल्कि एक अफसरदगी थी। अफसरदगी भी थी तो क्यों थी? मैंने झुंझलाकर जहन में पैदा होने वाले ख्यालात को झटक दिया, ताहम वो दोनों मेरी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह हो चुके थे। चुनांचा इन्होंने दीगर मौज़ूआत में उलझाकर मेरा दिल बहलाने की कोशिश शुरू कर दी। नादान ये नहीं जानते थे ये अनोखा लाडला आसानी से मानने वाला नहीं, इसे भला कौन बहला पाया है। ठीक 9 बजे हम हिंग की गाड़ी में बाहर निकल आए। खाने का मूड हो रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए हिंग गाड़ी को ग्रीन वाज स्ट्रीट और फ्रैंकलिन स्ट्रीट के संगम पर ले आया। फिर इसने ट्राइबिका गर्ल के हमने गाड़ी रोक दी। इस रेस्टोरेंट में डिनर हिंग का मशवरा था। ट्राइबिका गर्ल की तारीफ तौसीफ बयान करते हुए इसने ये भी बताया कि मज़कूरा रेस्टोरेंट हॉलीवुड के सुपरस्टार और फिल्म मेकर रॉबर्ट डी नैरो की मिल्कियत है। 10 बजे हम ट्राइबिका गर्ल से बाहर निकल आए। प्रोग्राम के मुताबिक गाड़ी हमारे पास रहती और हिंग येलो मेडलिन पकड़कर चाइना टाउन की तरफ निकल जाता। बेदिक्कत रुखसत मैंने याद दहानी के तौर पर इससे कहा, मिस्टर हिंग तुम्हारा मोबाइल गुम हो चुका है। इस सिलसिले की कार्रवाई को भूलना नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है, वो असबाद में गर्दन हिलाते हुए बोला, इसीलिए मैंने सेल को मुसलसल ऑफ रखा हुआ है। हिंग येलो कैब में बैठकर रवाना हो गया तो हम स्लेटी गाड़ी में वापस अपार्टमेंट आ गए। मैं इस वक्त अच्छी खासी नींद महसूस कर रहा था। गुज़श्ता रात के आखिरी पहर बल्कि आज सुबह सोने का बहुत कम वक्त मिला था और हंगामी हालात में हमें शुगर हिल वाले अपार्टमेंट से निकलना पड़ा था। वसीम का हाल भी मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं था। आज का पूरा दिन भाग दौड़ में गुजरा था। बदन थकन से चूर हो रहा था, लिहाजा हम दोनों ने फैसला किया कि सबसे पहले नींद पूरी करना चाहिए। मसाइल पर सोचने और इन्हें हल करने के लिए सारी उम्र पड़ी थी। खुद को नींद की आगोश में डालने से पहले अपनों की खैरियत मालूम करना जरूरी था और अपनों में सबसे ज्यादा अपना साहिल थी। मैंने बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद कर ली और तसव्वुर की निगाह को साहिल की जानब झांकने की जहमत दी, मगर अगले ही लम्हे तसव्वुर का परिंदा फड़फड़ा कर रह गया। मैं अपनी साहिल तक रसाई हासिल करने में नाकाम रहा। मैंने हिम्मत न हारी और कोशिश करता चला गया, लेकिन 15 मिनट की नाकामी के बाद मैंने ये कोशिश तर्क कर दी और दिल ही दिल में रबी मोशे अहमद की मकारी को खरी खरी सुनाने लगा। इसे अय्यार ने गोया मुझे बांध कर डाल दिया था। रबी के दावे के मुताबिक साहिल को आज दोपहर इसराइल पहुंचना था। अगर इसने इसराइल के हवाले से द्रोहगोई भी की थी तो फिर भी अब तक साहिल किसी मंजिल पर पहुंच चुकी होगी। कहाँ, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। अचानक मेरे जहन में नीलगिरी का ख्याल आ गया। एक तवील अरसे की गैर हाजिरी के बाद पिछले 24 घंटे में मैंने 2 बार इसे महसूस किया था। हो सकता है ये मेरे तस्वर का धोखा हो। अगर ये धोखा भी था तो बड़ा ही खूबसूरत धोखा था। मैंने इसके नकरेई कह और खनकती हुई हंसी को बड़ी वजाहत के साथ समाप्त किया था। नीलगिरी का ख्याल आते ही मैंने बेडरूम में इसकी मखसूस खुशबू को पाया। बेइख्तियार मैंने आंखें खोल दी। कमरा नीलगिरी के वजूद से खाली था, ताहम इसकी मौजूदगी का एहसास इसके बदन की मुनफरद महक बेडरूम के माहौल का हिस्सा बनी हुई थी। यूं लगता था नीलगिरी जरों में तकसीम होकर कमरे की फिजा में नफूज कर चुकी है। वो ऐसी ही हस्ती थी, जर्रे में भी आफताब को शर्माने का फन जानती थी। मेरे जहन में एक सनसनीखेज सवाल ने सर उठाया, क्या नीलगिरी मेरे आसपास कहीं मौजूद है? ये बड़ा खतरनाक सवाल था, क्योंकि अगर वो कहीं मौजूद थी तो दिखाई नहीं दे रही थी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैंने जब भी इसके वजूद की मखसूस खुशबू महसूस की, अगले ही लम्हे वो मेरे सामने हाजिर होती। ये अजीब डब की अटखेलियां मेरे समझ से बाहर थी। मैंने नीलगिरी को ट्रेस करने के बारे में सोचा, हालांकि पहले मेरी ऐसी ही एक कोशिश सरासर फेल हो चुकी थी। जब मैं हेयर आर्टिस्ट के सामने वेडाल सासोन में बैठा अपने बालों को कर्ल करवा रहा था, मैंने एक मर्तबा फिर आंखें बंद की और तस्वर की उंगली पकड़कर नीलगिरी को छूने की कोशिश करने लगा। नतीजा हस्बे साबक बरामद हुआ। मेरी थर्ड आई ने नीलगिरी का मंजर उजागर करने से इनकार कर दिया। ऐसा होता है, बाइख्तियार शख्स भी बहुत मामूली नौयत के मामले में बेइख्तियार हो जाता है। इंसान के साथ ऐसा इत्तफाक हो सकता है कि इसकी जेब नोटों से भरी हो और वो इस किस्म की वाहियात मसरूफियात में फंस जाए कि इसे दिन भर खाना खाने की फुर्सत नसीब न हो। वो भरी हुई जेब और खाली पेट के साथ पूरा दिन गुजार दे। 2 मुसलसल नाकामयाबियों के बाद मुझे
कोफत सवार होने लगी। इसी कोफ्त ने नकली वजदान की मौत का मंजर मेरी निगाह में रोशन कर दिया। वो बड़ी इबरतनाक और भयानक अंजाम से दो चार हुआ था। मेरे हाथों इसका ये हशर मेरी एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। अगर वो फितना परवर शैतान ज़्यादा जिंदा रहता तो पता नहीं कौन कौन सी आफत डाता, कैसी कैसी क़यामत बर्पा करता और किन किन फितनों को जन्म देता। वो पहले ही जबरदस्त था। रवि का हाथ लगने से कील हो गया था। वो कराची में मेरे एक साथी सदफ को धोखा देने की पूरी कोशिश कर चुका था। वो तो मैंने सदफ को बर वक्त खबरदार कर दिया, वरना वो तो इसे बिल्कुल असली वजदान ही समझ रही थी। सदफ का ख्याल आया तो दिल में बेख्तियार इसे देखने को मचला। सदफ के साथ मैंने पाकिस्तान बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। वो मुझसे हजारों मील दूर पर बैठी थी। इस वक्त न्यूयॉर्क में रात के 11:30 बज रहे थे, जबकि पाकिस्तान में आइंदा रोज सुबह के 10 बज रहे होंगे। मैं फौरी तौर पर बेनफ्से नफीस इसके पास पहुंच सकता था, लिहाजा तीसरी आंख का वसीला इस्तेमाल किया और सदफ के माहौल में कदम रखने में कामयाब हो गया। वो वाइट सनी में एक रोड से गुजर रही थी और बखैरो आफियत थी। मैंने कराची में क्याम के दौरान में तकरीबन सारी बड़ी छोटी सड़कें देख ली थी। 10 मिनट तक सदफ को वाच करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो मेडिकल कॉलेज की जानब बढ़ी जा रही थी। फिर जब वो अपने कॉलेज के गेट से अंदर दाखिल हो गई तो मैंने तसव्वुराती ताक़ुब को तोड़कर वापसी की राह इख्तियार की। सदफ जिंदा सलामत और खैरियत से थी, लिहाजा मेरे दिल को इसकी तरफ से इत्मीनान हो गया। मैंने सोचा कल किसी वक्त इसे फोन करके 2 बातें करूंगा। अफसोस भी हुआ कि अभी तक मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया था। इंसान की नफ्सियात भी अजीब है। इसके पास जो कुछ मौजूद होता है वो इससे बढ़कर ख्वाहिश रखता है और ख्वाहिशात का ये लामुतनाही सिलसिला कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता। थर्ड आई से इस्तेफादा करते हुए मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश मचलती थी कि काश मैं जिस माहौल का हिस्सा बन जाता हूँ वहाँ मौजूद अफराद की आवाजें भी सुन सकूं, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। मैंने पैनल ग्लैंड और चीख बाहमी रवाबत से बातनी आंख की रोशनी हासिल की थी और इस रोशनी में मैं सिर्फ देख सकता था। अगर मैं पिट्यूटरी ग्लैंड को भी चीख के तालमेल से मुतहरक करने की कोशिश में लग जाता तो साउंड वाला सेक्शन भी ओपन हो सकता था, मगर मोहतरम सांगफू ने मुझे ऐसी किसी कोशिश के लिए सख्ती से मना कर दिया था और मेरे नजदीक मुस्तनद था सांगफू का फरमाया हुआ। सांगफू की याद आई तो डॉक्टर मोंग रिफोशे कैसे पीछे रह सकता था। हमारी आखिरी मुलाकात वाशिंगटन स्टेट के शहर सेटल में हुई थी और अब इस बात को भी 4 दिन गुजर गए थे। डॉक्टर मोंग सांगफू की हिदायत पर 4 रोज पहले खटमंडू रवाना हुआ था। इसे बुद्ध नीलकंठ वाली इबादतगाह में रबी की सरगर्मियों को रोकना था। इसे नायाब और बेबहा खजाने की हिफाजत करना थी जो इबादतगाह के तय खाने में कई बरसों से सो रहा था। इस राज से चंद अफराद ही आगाह थे, जिनमें साहिल और मैं शामिल था। रबी हाथ धोकर और पंजे झाड़कर इस अनमोल खजाने को हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ था। साहिल और मेरा अगवा इसी सिलसिले की कड़ियां थी। मैं तो इसकी कैद से आजाद हो गया था, ताहम साहिल हनूज इसके पंजाए सितम की असीर थी। मैंने डॉक्टर मोंग के खदोखाल को तीसरी आंख के सामने उबारा और पलक झपकते में इसके माहौल में पहुंच गया। वो हाँप रहा था और मुसलसल दौड़ता चला जा रहा था। इस मंदिर में वो अकेला नहीं था, बल्कि इसका हाथ थामे कोई औरत भी अपनी बसात के मुताबिक दौड़ने की कोशिश कर रही थी। दूर दूर तक पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ था। मैंने इस सिलसिला को देखते ही पहचान लिया। वो खटमंडू के मुजाफात में फैले हुए बुलंदो बाला पहाड़ थे। इन्हीं पहाड़ों में से एक के दामन में बुद्ध नीलकंठ की इबादतगाह अपना वजूद रखती थी। मैं सांस रोककर इस मंदिर में जज़ब होने की कोशिश करने लगा। डॉक्टर मोंग की साथी औरत इस जाविये से भाग रही थी कि मैं अभी तक इसका चेहरा नहीं देख सका था। फिर मुझे ये मौका हासिल हो गया। इस औरत का पाँव उल्टा और वो मुंह के बल पहाड़ी जमीन की जानिब आ रही। डॉक्टर मोंग ने इसका हाथ थाम रखा था, लिहाजा वो गिरने से महफूज रही। इसी लम्हे डॉक्टर मोंग ने पलटकर अपने अकब में देखा और एक झटके से इस औरत को अपनी गोद में उठा लिया। अगले ही लम्हे वो इसे किसी माँ की सी महारत के साथ पहलू से चिमटाए दोबारा दौड़ने लगा। इस औरत ने डॉक्टर के पहलू में पहुंचते ही अपना सर इसके कंधे पर टिका दिया था। मेरे तसव्वुराती निगाह इस औरत के चेहरे पर गई तो मैं सन्नाटे में आ गया। वो कोई और नहीं मेरी साहिल थी। मैंने बेइख्तियार हड़बड़ाकर आंखें खोल दी। साहिल और खटमंडू के मुजाफात में ये कैसे मुमकिन है? इसे तो इस वक्त इसराइल में होना चाहिए था, या फिर वो जहाँ भी होती रबी की कड़ी निगरानी में होती। बाज औकात आंखों देखी हकीकत पर भी यकीन नहीं आता। मैं भी इस वक्त कुछ ऐसी किसी किस्म की कैफियत से गुजर रहा था। इन मुतज़ब्ज़ब लम्हात में मैं सोचने समझने की सलाहियत खो बैठा था। मैंने दोबारा आंख बंद की और डॉक्टर मोंग के तस्वर के पीछे लग गया। मंदिर में थोड़ी तब्दीली वाक़या हो गई थी। साहिल का सर हनूज डॉक्टर के कंधे पर टिका था और डॉक्टर आंधी और तूफान की रफ्तार से भाग रहा था, मगर अब इनके ताक़ब में निसफ दर्जन अफराद भी दौड़ रहे थे। वो सब के सब खतरनाक हथियारों से मुसल्लह थे और आने बाहर में डॉक्टर मोंग तक रसाई हासिल
करने के मुतमन्नी नजर आते थे। मैंने पहले जब डॉक्टर मोंग को झांका तो वो मंजर ऐसे मुताकबीन के शर से पाक था। पता नहीं वो बदबख्त कहाँ से नमूदार होकर इनके पीछे लग गए थे। डॉक्टर इन्हीं लोगों से पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा था और ये बात यकीनी थी कि वो सब के सब डॉक्टर मोंग के दुश्मन थे। साहिल इस वक्त डॉक्टर की तहवील में थी, लिहाजा वो यकीनी तौर पर इसके भी खुले दुश्मन थे। मैं बेबसी और बेचारगी की इंतहा पर खड़ा अपना दिमाग खौला रहा था। न्यूयॉर्क से हजारों मील दूर खटमंडू के मुजाफात में मैं इनकी क्या मदद कर सकता था। मेरी साहिल शफाक कातलों के रहमो करम पर थी और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। ये कैसी सितम जरीफी, कैसा गजब था। इसी लम्हे इससे भी बड़ा गजब हो गया। डॉक्टर मोंग साहिल को संभाले एक पहाड़ी की चोटी पर पहुंच चुका था। मुताकबीन 40 से 50 कदमों की दूरी पर इसके पीछे थे। डॉक्टर जहां खड़ा था वो पहाड़ी का आखिरी किनारा था। आगे बढ़ने का मतलब ये था पहाड़ से नीचे उतरना, फिर इससे पेशतर डॉक्टर किसी फैसले पर पहुंचकर कोई अमली कदम उठाता। मुताकबीन ने अपनी गनों के दाने खोल दिए। मैं फायरिंग की आवाज सुनने से कासर था। गनों की मखसूस हरकत ने मुझे बताया कि वो लोग मेरे साथियों को गोलियों से भूनने की कोशिश कर रहे हैं। तब फिर डॉक्टर मोंग के रद्दे अमल ने इस अमर की तस्दीक की कि इन पर शदीद किस्म की फायरिंग की जा रही है। डॉक्टर मोंग साहिल समेत हवा में उछला और पहाड़ी के नशीब में लुढ़कता चला गया। वो फाइट का माहिर था, मगर फ्लाइंग की भी कोई हद होती है। वो पहाड़ी हजारों फुट ऊंची थी, लिहाजा वो किसी ताकतवर परिंदे की मानिंद प्रवास करते हुए जमीन तक नहीं जा सकता था। इसे लुढ़कना ही था और वो साहिल को साथ लिए बेदरेग लोटपोट होते हुए पहाड़ी से नीचे आ रहा था और वो निस्फ दर्जन खून आशाम भेड़िए अपनी गनों को इन दोनों के रुख पर रखकर मुसलसल फायरिंग कर रहे थे। अचानक लुढ़कते हुए दो पेवस्ता बदन एक झटके से रुक गए। ये रुकना बड़ा मेकान की था। इनके बेहिस्सो हरकत जिस्म देखकर मेरा दिल धक से रह गया। अगले ही लम्हे वो खून चुका मंजर मेरी तस्वुराती निगाह से ओझल हो गया। बंद आंखों के पीछे एक तारीक चादर दूर तक फैलती चली गई। मैंने बेसाख्ता आंखें खोल दी। इस वक्त मेरा दिमाग किसी तनूर के मानंद दहक रहा था। मैंने बिस्तर छोड़ा और एक झटके से फोन की जानब लपक गया। वो सब हरकत मैं सोच समझ कर नहीं बल्कि एक इस्तरार में बेख्तियार कर रहा था। मैं नहीं जानता था क्या करने वाला हूँ। मेरे दिमाग का कोई हिस्सा इन हंगामी हालात में ऑटो पर ट्यून हो गया था। इतनी तेज रफ्तारी से सोचना मेरे बस में नहीं था जितनी तेजी से मैं अमल कर रहा था। मैंने रिसीवर उठाकर चाइना टाउन में वेंग हेंग के घर का नंबर मिलाया। तीसरी घंटी पर दूसरी जानब कॉल रिसीव कर ली गई। मुझे एयरपीस में मिस्टर हिंग की हेलो सुनाई दी। हाँ हिंग, तुम्हारे पास डॉक्टर मोंग का कोई राब्ता नंबर है? मैंने छूटते ही कहा इसका सेल नंबर है मेरे पास। वो फिक्रमंदी से बोला क्यों, क्या हो गया? तुम फौरी तौर पर इसका सेल नंबर दोहराओ। मैं पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, कुछ बताओ तो सही वजदान। मैंने कहा ना मोंग का सेल नंबर दोहराओ। मेरे लहजे में संगीनी उतर आई थी। फजूल बातें बाद में भी हो सकती हैं। वो बहस में पड़े बगैर मौसलत अमेज लहजे में बोला ठहरो, मैं फोन इंडेक्स में देखकर बताता हूँ। वो 1 मिनट के लिए हमारे दरमियान खामोशी की दबीज तय उभर आई। ये 1 मिनट मेरी जिंदगी का तवील तरीन मिनट था। मैंने इस 1 मिनट में 1000 सदियां गुजारी और इन सदियों का बीतने वाला एक एक लम्हा मेरे दिल पर एक तीर बरसा गया। मेरी रूह को इतने ही नश्तरों से घायल किया। मैं इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे अजाबनाक लम्हात से दो चार था। हिंग की मखसूस आवाज एयरपीस में उभरी तो मैं रेड अलर्ट हो गया। मैंने डॉक्टर मोंग का सेल नंबर दोहराया। मैंने पलक झपकते में वो नंबर अपनी याददाश्त में नक्श किया और पूछा क्या इस अपार्टमेंट के फोन से मैं ये सेल नंबर डायल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो। हिंग की उलझनों के बोझ तले दबी आवाज उभरी वजदान प्लीज कुछ तो बताओ। अगर ऐसी कौन सी क्यामत टूट पड़ी है? क्यामत कुबरा समझ लो। मैंने ये कहते ही राब्ता मुनक़ता कर दिया। मैं मानता हूँ हिंग के साथ मुझे इस रवैये का मुजाहरा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं भी क्या करता। हालात का दारा मेरे हाथ कौन सा रवैया अपनाए हुए था। मेरी रूह गोलियों की बौछार में मेरे मंतजर थी और मैंने जहन में नक्श डॉक्टर मोंग के सेल नंबर को इस फोन से मिलाया। अगले ही लम्हे इसके सेल पर घंटी जाने लगी। मैं धड़कन रोककर फोन अटेंड होने का इंतजार करने लगा, लेकिन इस तरह घंटी तो मुसलसल जा रही थी मगर सेल को कोई अटेंड नहीं कर रहा था। क्या डॉक्टर मोंग अब इस काबिल नहीं रहा कि मोबाइल का एक नन्हा सा बटन भी दबा सके? इस रूह कश सवाल ने मेरी जान निकाल दी, क्योंकि इस सवाल के साथ ही एक और रूह फरसा सवाल भी नहीं था। अगर डॉक्टर मोंग ने क्या साहिल भी? इसी लम्हे बेडरूम में गहरी तारीकी छा गई। न्यूयॉर्क में लाइट जाने का कोई तस्वर नहीं था। वहाँ सार्फिन अपने हाथ ही से स्विच ऑफ करके लाइट बुझाते हैं। हमारे अपार्टमेंट की लाइट चली गई थी तो इसका यही मतलब था कि दानिस्ता इस सप्लाई को काटा गया है। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई नादीदा दुश्मन लाइट काटने के बाद दबे पाँव मेरा गला काटने के लिए आगे बढ़ रहा हो। मैंने रिसीवर को क्रैडल पर पटका और हाथ सुझाई न देने वाली तारीकी में बेडरूम के दरवाजे की सिमत कदम बढ़ा दिए।
दिए। मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि बराबर वाले बेडरूम में से एक दर्दनाक इंसानी चीख बुलंद हुई। इस बेडरूम में वसीम सो रहा था। ये चीख इसी की हो सकती थी। वो चीख इतनी भयानक और अलमनाक थी जैसे किसी जानवर को कुंद छुरी से बेदरेग ज़िबा कर दिया गया हो। मैं अपने मन वजनी पांव पर सागत खड़ा रह गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।